देहरादून के रानी पोखरी के मनमोहन सिंह रावत ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर तिरंगा लहराकर देश और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। भारत के 8 दलीय पर्वतारोहियों ने माउंट एलब्रूस पर तिरंगा लहराकर अपनी देशभक्ति दिखाई, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस साहस भरे जश्न का जिक्र कर पर्वतारोहियों को बधाई दी है। रूस जॉर्जिया बॉर्डर पर स्थित 5,642 मीटर ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस की ईस्ट और वेस्ट दोनों चोटियों को 24 घंटे में 24 वर्षीय मनमोहन सिंह ने फतह की है। तो मनमोहन सिंह जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मनमोहन सिंह रावत, उन्होंने एलब्रूस चोटी पर फतह हासिल की, वहां पर तिरंगा लहराया। इनके साथ 8 लोग और थे जिन्होंने एलब्रूस चोटी पर तिरंगा लहराकर देश का नाम रोशन किया। वहीं मनमोहन सिंह ने भी देश और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ की मन की बात में, और उन्होंने कहा कि देश का मान इन लोगों ने बढ़ाया है, इनका हमें हौसला अफजाई करना चाहिए। तो चलिए हम आपको 8 में से एक मनमोहन सिंह रावत से मिलाएंगे। वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। मनमोहन सिंह रावत जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। थैंक यू सर। मनमोहन सिंह रावत जी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की फीलिंग है आपकी। यूरोप गए और एलब्रूस पर आपने तिरंगा फहरा दिया है, फतेह हासिल कर ली। किस तरह, क्या फीलिंग है इस समय, क्या आपको लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, और ये सब हमने अपने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की उपलब्ध उसमें करे हैं, और बहुत ही अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हमको सराहना मिली है, तो और अच्छा करेंगे आगे फ्यूचर में करने का हौसला मिला है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आप लोगों का नाम लिया, तो आप लोग को उस वक्त क्या लगा कि आप लोगों ने वास्तव में कुछ ऐसा कर दिया है देश के लिए जो शायद एक गौरव वाली बात है? जी सर, गौरव वाली तो बात है इसमें, और मतलब बहुत ही हौसला अफजाई की है मोदी जी ने, और इससे प्रेरणा मिली है कि आगे और अच्छा करते रहेंगे और देश का नाम रोशन करते रहेंगे। अच्छा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक माउंट एलब्रूस पर चढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई, खुलकर बताइए। बेसिकली जब हम माउंटेन चढ़ते हैं तो हमें वेदर प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हम लोग। तो जब हम निकले थे, हम रात को 11 बजे निकले थे, तो हम तब मौसम काफ़ी साफ था। तो जब हम मतलब अपने सैडल पॉइंट तक पहुंचे, तो उसके बाद मौसम ख़राब होने लगा। तो हवाएं बहुत तेज़ चलने लगी थी, और मतलब ये था कि भाई कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। बट हमारे मन में ये था कि भाई 15 अगस्त है, नहीं, इस दिन तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हवाएं बहुत थी, ठंड बहुत थी, -30 डिग्री तक तापमान चला गया था ऊपर टॉप में। और फिर भी चलते रहे, बस अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गए आखिरकार। 24 घंटे में आपने फतह हासिल कर ली? जी, दो पीक्स में, दो चोटियों पर 24 घंटे में फतह हासिल कर ली। कोई आसान बात नहीं। आपके साथ और भी आपके साथ ही थे जी। उस और वक्त। तो क्या मतलब आप लोग के मन में क्या विचार चल रहा था, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि वेदर एक सबसे बड़ी समस्या खड़ा करता है। कभी भी आप माउंट एवरेस्ट पे या फिर इस तरह की चोटियों पर चढ़ते हैं तो वेदर समस्या होती है। लोग ये तो देख के निकलते हैं कि नहीं चलो मौसम साफ है, लेकिन जब चोटियों पर हम चढ़ते जाते हैं तब वेदर अपना रूप भी दिखाना शुरू कर देता है। तो किस तरह की दिक्कतें और आई आप लोग को? जब हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी तब मौसम ठीक था, बट जैसे मौसम खराब हुआ तो जो भी हमारा पानी था, जो भी हमने अपने फ्रूट्स ले जा रखे थे, वो सारे तो जम चुके थे, वो खाने का कोई फायदा नहीं था। एंड मतलब चलते रहे। बाकी तो हमारे गाइड्स वगैरह बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, हम अपने समिट को पोस्टपोन कर सकते हैं, बट हमने कहा नहीं, हमको करना ही करना है। आप चलते रहिए, हमें हमारी रिस्क तो था लाइफ का, बट ये था कि देश के लिए करना था तो किया है। इस वजह से देश के लिए करना था तो किया है जी। सबसे बड़ी चीज है, क्या सोचकर आप घर से निकले थे, और ये आपके दिमाग में कहां से आई कि माउंट एलब्रूस पर हम जाएंगे, वहां पर फतह हासिल करके ही आएंगे? क्या सोचा था आपने?
जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, एडवेंचर की फील्ड में, तो हमेशा से एक सपना रहा है कि भाई 7 समिट, जो भी वर्ल्ड में 7 समिट है, वो पूरे किए जाए। और उसी में से एक पार्ट ये एल्ब्रूस का भी था कि एल्ब्रूस भी 7 समिट का एक पार्ट है। तो अभी ये मेरा पहला ही समिट है, 7 समिट्स में से मैंने पहला समिट किया है। और अब बाकी आगे भी और समिट्स पूरे, मेरा सपना तो यही है कि पूरे समिट्स हों। और बस यही सोच के ख्याल कि भाई नहीं, अपने 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 ड्रीम को पूरा करते हुए, अपने ड्रीम के पीछे पीछे और देश के लिए पहाड़ चढ़ गए। पहला सबमिट और उसमें आपने फतेह हासिल कर ली। जी। माँ बाप का कैसा रिएक्शन रहा? और माँ जब आप जा रहे थे, जी। आपने उनसे बताया होगा कि भाई मैं जा रहा हूँ, माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई करने जा रहा हूँ, जी। उस वक्त क्या रिएक्शन था? वो लोग क्या सोच रहे थे? माँ बाप तो थोड़ा डरते हैं, बिकॉज मैं अपना एक ही सिंगल ब्रदर हूँ, मेरी 3 सिस्टर्स हैं। तो माँ बाप तो काफ़ी डरे थे कि कहाँ जा रहा है, इतना नहीं होता है, कोई बात नहीं, ये मत कर। बट ये था कि कहीं ना कहीं उनको भी ये था कि कर लेगा, अपना पहाड़ी हूँ तो कर ही लूँगा। तो तो इस वजह से मना तो किया था, बट मैंने जिद करके वो करके मैं चला ही गया था। बस फिर हो गया था समिट। तो बाद में आने के बाद तो बहुत खुश थे, बहुत ही खुशी थी उनको। और जब पीएम मोदी के ने ट्वीट किया तो उस वजह से भी बहुत खुशी मिली। अच्छा, आपने कहा मैं पहाड़ी हूँ, तो इतना मतलब एक होता है कि पहाड़ पर चढ़ना आप लोग के लिए उतना मुश्किल नहीं होता है। जी जी लेकिन जब पहाड़ सामने होता है तब दिमाग फिर इधर उधर होने लगता है जी कि अब कैसे चढ़ेंगे। तो क्या आप लोग क्या पहले से कोई तैयारी करते हैं? फिर क्या किस तरह की चीजें जी 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 क्या होती हैं? जी, बेसिकली मैंने कोर्स किए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट से, जम्मू एंड कश्मीर से, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया है। एंड उसमें सारे में हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है कि भैया आप माउंटेन टर्मिनोलॉजी समझाई जाती है कि आपको कैसे पहाड़ों में सरवाइव करना है, मौसम ख़राब हो जाए तो कैसे बचना है, क्लाइंबिंग की टेक्निक सिखाई जाती है, किसी को रेस्क्यू करना है वो सिखाया जाता है। तो उसी के वही अपनी टीचिंग्स लेके हम पहाड़ की तरफ चले थे। अच्छा, टीचिंग्स लेके पहाड़ की तरफ। अब आपने बचपन से ही सोच लिया था कि भाई मुझे एडवेंचर की तरफ ही जी जाना जी, है? बचपन से ही एडवेंचर का शौक था, तो एडवेंचर ही करना है आगे भी, फ्यूचर में एडवेंचर में। आगे आगे क्या आपने सोचा है? अब तो माउंट एल्ब्रूस को तो आपने फतेह हासिल कर ली, जी। अब आगे आपकी क्या रणनीति है? आगे आपने क्या सोचा है? आगे किस तरह से काम करेंगे आप? आगे तो सर अभी एवरेस्ट का है, एवरेस्ट में जाने का है। अगर भगवान ने चाहा तो अगले साल एवरेस्ट फतेह करेंगे। और बाकी यही है कि अपना एवरेस्ट में भी कुछ कोशिश करेंगे, कुछ रिकॉर्ड बने जिससे उत्तराखंड का नाम रोशन हो। और बाकी तो अभी मेरा ये अप्रैल में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में सर्च एंड रेस्क्यू का कोर्स है, वो भी एक स्टेप आगे होता है एडवांस के। तो वो अभी है, फिर उसे निपटाने के बाद हो सकता है कोर्स के बाद मैं सीधे एवरेस्ट के लिए जाऊँ। अच्छा मनमोहन जी, ये बताइए कि आपके साथ जो साथी थे जी, वो क्या, मतलब आप लोग एक दूसरे को जानते हैं कि अलग अलग वो लोग क्षेत्र से आते हैं? जी सर, सारे इंडिया से थे बट अलग अलग स्टेट से थे, और बाकी स्टेट के लोगों से भी मिलने का मौका मिला इसमें। और हमें कंपनी के थ्रू, हम बूट्स एंड क्रैम्पॉन कंपनी के थ्रू हम वहाँ, वो हमको एल्ब्रूस ले गई थी, उसमें अप्लाई। अच्छा, जब उन लोगों के साथ आप मिले और फिर आप लोग जब पहुँचे, यूरोप पहुँचे, तो आप लोगों को क्या लग रहा था कि आप लोग माउंट एल्ब्रूस फतेह कर लेंगे? क्योंकि यूरोप का तो आपको मालूम ही है मौसम कैसा होता है, जी पल भर में बदल जाता है। जी जी तो आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं कर लेंगे? सर, अपने पे तो पूरा कॉन्फिडेंस था, बट अपने साथियों का थोड़ा था कि, बट उनका फिर ये रहता कि उनको भी क्लाइंब करवाना जरूरी था, क्योंकि वो हमारा ग्रुप था। तो हम ऐसा नहीं चाह सकते थे कि भाई हम उन्हें पीछे छोड़ सकते थे। उनको अपने पे तो भरोसा था कि मैं खुद क्लाइंब कर लूंगा, बट औरों को भी लेके जाना अपने साथ में काफ़ी चुनौती भरा काम था। अपने साथियों को भी ले जाना, उनको अपने कि भाई हौसला देना कि भाई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। तो वो करते हुए भी वो भी एक चुनौती भरा काम था कि अपने दोस्तों साथियों के साथ हम पूरे के पूरे ग्रुप ने क्लाइंब किया। अच्छा, एक आपने जैसा बताया कि उन लोग का भी हौसला अफजाई करना था, क्या उन लोगों को कहीं वो लोग डगमगा गए थे किसी चीज़ को देख कर कि यार ये कैसे होगा और कैसे चढ़ा जाए? मौसम खराब होने पे सर, एक्चुअली में हमारे जो गाइड्स थे उन्होंने थोड़ा हमको वो किया था, बट
थोड़ा डगमगा तो गए थे कि भाई मौसम खराब है, कि आगे हमें मुश्किल से 50 मीटर तक की हमारी विजिबिलिटी थी, बाकी फॉग फॉग हो रखा था, कुछ दिख नहीं रहा था। 50 मीटर बाद आदमी फॉग में गायब हो जा रहा था। तो उन सबको साथ में लेके चलते रहने में तो मतलब था, थोड़ी प्रॉब्लम तो थी, बट ये था कि हमने कोई नहीं ओवरकम किया सबने मिलके, बट और फतेह हासिल की। अच्छा, फॉग था, आपने बताया फॉग जी तो एक ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब आप जी पहाड़ पर ऊपर चढ़ते जाते हैं तो फॉग आपको मिलता जाता है। जी जी अच्छा, ऐसा नहीं है कि साथी आपके आगे पीछे इस तरह हो, थोड़ा डिस्टेंस भी रहता है। जी तो इसमें कैसे उन लोगों से संपर्क आप लोग साधते हैं कि भाई हो ना तुम यहाँ पर, जी किस तरह से संपर्क साधते हैं, कैसे उनको फिर जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि किसी का पैर फिसल गया जी तो डर डर हो जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया। जी तो क्योंकि चूंकि पहला था ये आपका भी पहला था, जी तो उन लोगों को कैसे आपने संभाला या फिर उन्होंने आपको कैसे संभाला, एक जी पूरी स्ट्रेटेजी क्या रही जब पहाड़ पर चढ़ते वक्त की बात बताइए। जी जी तो सर स्ट्रेटजी ये थी कि जो सबसे तेज चलने वाला बंदा है वो पीछे, उसको हम पीछे रखेंगे, और अच्छा। जो सबसे धीरे चलता है उसको हम आगे रखेंगे, जिससे हमारी स्पीड बैलेंस हो जाएगी। तो उसमें हमने एक दूसरे को रोप अप कर लिया था, क्योंकि फॉग इतना सारा था कि हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो हमने एक दूसरे को रोप अप कर लिया था, अपने में 5-5 मीटर के उसमें रोप अप कर लिया था, जिससे हम एक दूसरे से टो रखे थे, बंधे हुए थे। तो हमने टो होते हुए, और फिर हमारे गाइड भी टो हो रखा था हमसे, तो हम सबके सब साथ ही चढ़े। तो सबको साथ में लेके चढ़े थे, और अच्छा, कोई जो ऐसा गाइड होते हैं, जी गाइड जो आप लोगों के साथ गाइड होते हैं, जी वो किस तरह से आप लोग को दिशा निर्देश देते हैं कि कैसे, मतलब इस तरह से चढ़िए, इस दिशा से चढ़िए, किस तरह से आप लोग को दिशा निर्देश उनको देते सर हैं? हमको फॉलो करना होता है बेसिकली। हमारे पास अपने इक्विपमेंट तो रहते ही हैं, हाँ। बाकी उनके वो आगे आगे उनको रूट पता होता है बेसिकली। माउंटेन्स में रूट गायब हो जाता है, जो बर्फ पड़ती है तो रूट हाँ, ब्लॉक हो ये जाता बहुत बड़ी चुनौती है। होती है। जी, तो बर्फ पड़ने से वहां पर रास्ता नहीं पता लगता है, और वो वहीं के माउंटेनियर्स थे रशिया के, तो उन्हें रूट का याद था कि ये रूट है, इसी रूट से चढ़ना है। तो बेसिकली हम उनके पीछे पीछे थे, हम उनको फॉलो कर रहे थे, वो रूट बताते हुए जा रहे थे, हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे बस। सबके सब ऐसे ही चलते अच्छा, हैं। वो आप लोगों से आगे चलते हैं, जी रूट जी बताते जाते हैं। अच्छा, एक समय कभी कभार ऐसा भी आता है कि संपर्क भी टूट जाता है कि जैसे कुछ लोग ज़्यादा नीचे हो गए तो संपर्क भी नहीं उनसे हो जी पा रहा है। उस वक्त क्या करते हैं आप लोग, किस तरह से फिर मैनेज करते हैं? सर, उस वक्त हमारे जो बेसिकली गाइड जाते हैं वो दो जाते हैं, एक आगे रहता है, एक सबसे पीछे रहता है। ओके। तो वो बेसिकली वॉकी टॉकी में बात करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और पूरी जांच लेते रहते हैं कि भैया कोई किसी को कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, किसी को कोई बीमारी तो नहीं होगी है। तो वो पूरी उनकी कन्वर्जेशन चलती रहती है। तो वो एकदम कांटेक्ट में रहते हैं, हम बिल्कुल किसी को पीछे नहीं छोड़ते और ना किसी को आगे जाने देते हैं। बेसिकली सब बिल्कुल एक उसमें चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अच्छा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने तो 24 घंटे में फतह कर लिया, लेकिन वैसे अगर कोई फतह करना चाहे माउंट एलब्रूस को तो कितना टाइम लगता है? सर, ये तो फिजिकल के ऊपर बात है किसी उसका, कि कोई करने के लिए तो कईयों ने रिकॉर्ड भी बनाया है वहीं के लोगों ने। और ये तो कई लोगों ने किया है, जैसे आज एक दिन किया, एक दिन एक चोटी चढ़ी, अगले दिन दूसरी चोटी चढ़ी। तो ऐसे तो शायद अब मुझे ऐसा नॉलेज नहीं है इस बारे में कि किसी ने कितनी जल्दी चढ़ा है। हमें तो अपना था कि हमारे ग्रुप ने 24 घंटे में मतलब हमें चढ़ना है जी और जी बस जी ये एक एक सोच दिन में लेकर आप चढ़ना लोग है जी चले। अच्छा, ये भी एक आता है कि भाई 24 घंटे लगातार आप लोग चल रहे हैं, जी थकान भी होती होगी, जी प्यास भी लगती होगी, कुछ खाने का मन भी करता जी होगा, तो फिर कैसे ये सब मैनेज होता है? सर, जब माउंटेन्स में हम जाते हैं तो वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, जिससे भूख तो बहुत कम लगती है, आपको भूख लगेगी ही नहीं। ओके। आप अगर कितना भी खाते होंगे आपको भूख नहीं लगेगी। ओके। और आपको प्यास तो, ठंडा रहता है, पानी भी कम पीता है बंदा, तो बेसिकली ग्लूकोज या डिहाइड्रेशन पैक ले जाओ तो कम में पानी भी पिएगा तो डिहाइड्रेट रहता है। और डिहाइड्रेट रहता है और कोई बीमारियां भी नहीं होती है उससे। अगर बाकी आपने क्या पूछा था मेरे से? आप लोग जब चढ़ते हैं जी उस पर, तो जैसे खाने पीने की एक होती है कि भाई प्यास लग गया, किसी को जी भूख लग गई, जी तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? फिर कैसे आप लोग फिर उस चीज़ को मैनेज करते हैं? कहीं रुकते हैं क्योंकि थकान तो हो ही जाती जी है, जी जी आप जी लगातार चढ़ रहे हैं तो थकान तो हो ही जाती है। तो ऐसा कैसा स्टॉप बनाया जाता है? आप लोग कैसे स्टॉप बनाते हैं कि भाई हम यहाँ पर जाएंगे, 2 घंटे चलेंगे, फिर हम यहाँ पर स्टॉप बनाएंगे, तो वो स्टॉप कैसा होता है?
जी, बेसिकली जब हमने चलना स्टार्ट किया था तो हमारा एक पॉइंट था, हम उसे सैडल पॉइंट बोलते हैं। ओके। सैडल पॉइंट में हमारा रेस्ट करने का होता है, वहाँ पर जो भी आपको चाय वगैरह पीनी है थर्मस की, वो आप चाय पी सकते हैं, उसके बाद सीधे समिट होता है। तो सैडल पॉइंट में हम सब रुके थे, तो सैडल पॉइंट में जिसको पानी वगैरह, पानी तो बेसिकली जम ही गया था, जिन्होंने थर्मस में ले गए थे फिर उन्हीं के उससे पिया। डिहाइड्रेशन वगैरह, जिसको ORS वगैरह लेना था उसने ORS वगैरह लिया। उसके बाद वहीं पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम चले। और बेसिकली माउंटेन्स में थक उसी को लगती है जो ज़्यादा भागेगा। माउंटेन्स में जो ज़्यादा हीरो बनेगा, जो बहुत रनिंग करेगा ऊपर पे, वहाँ माउंटेन्स में तेज भागने वाला कभी नहीं चलता है। ओके। वहाँ पर तो आपको कछुआ बन जाना पड़ता है और बस चलते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली चलते रहना पड़ेगा, और धीमी रफ्तार में तो आपको कभी थकनी ही नहीं लगेगी। अच्छा, आपने बताया कि सैडल पॉइंट, ये सैडल पॉइंट आप लोग कैसे तय करते हैं? ये सैडल पॉइंट है, यहाँ पर सही है, यहाँ पर चाय पिया जा सकता है, यहाँ पर खाना खाया जा सकता है, पानी पिया जा सकता है? सर, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है। इसमें ये देखना होता है कि ये जो हम सैडल पॉइंट चूज़ कर रहे हैं वो एवलांच पॉन एरिया तो नहीं है, कहीं कहीं हम वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं और एवलांच आ गया, उसको भी देखना होता है। और कई सारी, जैसे विंड है, विंड कहीं पे विंड, डायरेक्ट विंड तो नहीं लग रही है और ठंडा हो जाएगा बॉडी, जहाँ पर विंड भी कम हो और क्या बोलते हैं एवलांच का खतरा भी ना हो, जहाँ पर हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सके अगर कभी इमरजेंसी हुई रेस्क्यू के लिए, हम ऐसी जगह को चूज करते हैं जहाँ पर ये तीनों चीजें हो। तो हाँ, ताकि मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत हो, जी, परेशानी जी, ना हो। लेकिन ये बड़ी चुनौती हो जाती है कि ऐसे सैडल पॉइंट को ढूंढा कैसे जाए, क्योंकि जब ऐसा फॉग होता है, भाई चाहे गाइड चाहे जितना भी चले, लेकिन फॉग में तो दिक्कत पैदा हो जाती है ना कि हम इस सैडल पॉइंट को ढूंढे कैसे। तो क्या जो गाइड आप लोग के साथ होते हैं, क्या वो लोग पहले से ही वहाँ पर कोई ऐसी चिन्ह या फिर कोई ऐसा निशान उनको पता होता है कि नहीं यहाँ पर ही हमें रुकना है, यही सैडल पॉइंट है, यहीं पर रुकना है? तो क्या ऐसा कुछ उन लोग, क्या ऐसा कोई चिन्ह, ऐसा निशान होता है क्या? जी, ऐसा सर, उन्हें रशियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर बेसिकली रूट को क्लियर ही रशियन गवर्नमेंट करवाती है। तो वहाँ पर रशियन गवर्नमेंट ने मार्क किया हुआ है कि ये सैडल पॉइंट है, तो यहीं पर रेस्ट किया जा सकता है। ओके। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे रहता है, जिस भी कंट्री में वो पीक आएगी तो वो गवर्नमेंट ही वो कर देती है, पार्क अथॉरिटी या गवर्नमेंट। अच्छा, आप लोग सामान क्या क्या साथ लेकर जाते हैं? क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये रहता है, उत्साह रहती है कि जो पर्वतारोही होते हैं वो क्या क्या सामान लेकर जाते हैं, क्योंकि पर्वत पे चढ़ना, ऊपर से उनके पीछे बैग देखो, बैग भी लगता है इतना भारी है, तो उनके मन में रहता है कि आखिर क्या क्या लेकर जाते हैं? सर, सामान तो बहुत होता है। बेसिकली अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट में हम अपने पास आइस एक्स, हेलमेट, हार्नेस और कैराबाइनर 2 और थोड़ी सी सीलिंग रखते हैं अपने पास, और कुछ मेडिसिन्स रखते हैं, कभी किसी को दवाई ख़राब हो गया, किसी की तबीयत ख़राब होगी तो उसके लिए हम वो रखते हैं दवाइयाँ, और बाकी तो कपड़े ही रखते हैं अपने कपड़ों में, -30 तक के कपड़े। अच्छा, तो एक चीज़ और भी है जो देखा गया है कि ये जो गवर्नमेंट है, जैसे रूस की गवर्नमेंट, रूस की गवर्नमेंट ने आप लोग का किस तरह से, मतलब यूरोप की गवर्नमेंट ने किस तरह से आप लोगों का हौसला अफजाई किया, और उन लोग की तरफ से क्या कुछ, मतलब एक होता है कि कुछ उनकी तरफ से कुछ संसाधन दिए गए कि क्या है? सर, हौसला अफजाई तो क्या ही किया उन्होंने, बट ये था कि जब हम वहाँ पर लैंड हुए, रशिया मॉस्को में हम लैंड हुए, तो बेसिकली जो हमारे पे लेटर था पार्क अथॉरिटी से क्लाइंबिंग का, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने हमारे जो भी कांटेक्ट डिटेल है, कहीं बाई चांस बंदा ऊपर पहाड़ में खो ना जाए, या जीपीएस से, मतलब ये सारे कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह पूछे, और फिर हमको जाने के लिए वो किया, मतलब पूरी की गई, बाई चांस ऊपर पहाड़ों में खो ना जाए, इंडियन गवर्नमेंट पूछे तो बता सकेंगे कहाँ है। मतलब पूरी जांच की जाती है उसमें, उसके बाद ही आगे आप लोगों को जाने दिया जाता है। बहुत बहुत मनमोहन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और ये गर्व की बात है कि आप लोगों ने एल्ब्रूस जैसे माउंट पर आप लोगों ने एक झंडा, अपने तिरंगे को फहराया। ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है, और पीएम मोदी ने भी इसकी सराहना की है। पूरा देश आप लोग को सलाम करता है। फिलहाल